मेरी जो प्रॉपर्टीज थी वो मेरे पॉलिटिक्स में आने से पहले थी। आपने डिक्लेयर की हुई थी सर? मेरे प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी में कोई पॉलिटिक्स में आके इजाफा नहीं हुआ, बेची और डिडक्ट जरूर हुई है। What was the best rumor that you heard about yourself? ये जरूर एक रूमर था जो जब मैं पॉलिटिक्स में चला गया था कि मेरी शादी हो चुकी थी बुशरा बीवी की बेटी से। नहीं, ये तो आप पॉलिटिक्स डेज में आ गए, मैं आपकी नॉन पॉलिटिकल डेज की बात कर रही हूँ। मैं तो यहाँ लंदन में टूरिस्ट आया हुआ हूँ, तो आई हैव नो आइडिया। आप ही मुझे कहीं लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे, मुझे तो एक्चुअली पता नहीं है। एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, खान साहब को छोड़ना है। तो यहाँ भी पॉलिटिक्स ला रहे हैं यार, वो अपने बारे में बात करें। एक पॉलिटिशियन पीएमएलएन का जिसको पीटीआई में होना चाहिए। सच पूछे मुझे कोई नजरिया। एक आदत अपनी जो मुझे सख्त नापसंद है। मैं बहुत बातों में आ जाता हूँ। वाकई में बहुत बातों में आ जाते हैं। शेख रशीद साहब, पाए बुज़दार साहब, उनको तो उस वक्त जूते ही खिलाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है and welcome to yet another episode of Excuse Me. We're in London right now. It's a very wonderful location that we're in, central London, and of course when I entered मैंने कहा यार यहाँ cigar lounge होना चाहिए, but unfortunately cigar lounge तो नहीं, but a man who booked this place today is actually needs no introduction. He should be in films, but somehow he dabbled into politics for some odd reason. Hailing from a very big legacy, very well connected also. Done a lot for the British community, born in Britain, फिर वे पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आके फिर उन्होंने बहुत से जलवे दिखाए। आज अपना पॉलिटिकल स्टांस को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, विल गेट टू नो द मैन हु एंड द एनिग्मा दैट ही इज़, अ वेरी गुड लुकिंग पॉलिटिशियन बाय द वे। अगर आप टॉप 10 गुड लुकिंग पॉलिटिशियंस का इलेक्शन कभी करवाएंगे तो आई थिंक 9 सीटें इनको ही मिलेंगी। प्लीज़ वेलकम जुल्फी बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम जुल्फी साहब, कैसे हैं आप? सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये खूबसूरती के पीछे राज क्या है? जवानी फिरनी यानी पार्ट 3 में आप आने वाले हैं, व्हाट? देख लें, आजकल फारूक हूँ, कुछ हो भी सकता है। हो सकता है आजकल तो पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है। कुछ भी हो रहा है सर, जवान पे जवान लोग आ रहे हैं और आपको तो पता है आजकल तरमीमें बड़ी हो रही हैं। What I really want to understand is why haven't you done a film yet? As a producer you did Cake, which was a fantastic film, but you haven't actually dabbled into acting. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े गुड लुकिंग इंसान हैं आप, क्यों? नहीं, थैंक यू। उसमें मतलब है कि हर बंदे में अपने टैलेंट्स होते हैं, तो वो टैलेंट मेरे में बिल्कुल है। एक पॉलिटिशियन में अदाकारी तो अंदर अंदर से कूट कूट के भरी होती है। हाँ, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस होती है, उस वक्त की होती है। तो आप तो करें फिर। एक्टिंग होती है, रिपेटिटिव होती है, 10 बंदों के सामने होती है, कमरे में होती है, रिपीट में होती है, तो इट्स टोटली डिफरेंट। बट व्हाई प्रोड्यूसिंग? नो, आई मीन द डायरेक्टर आसिम जो था, इज लाइक फैमिली टू मी। ओके। तो बड़ा मेरे करीबी दोस्त है, तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम वो एक अपनी डेब्यू मूवी करना चाह रहा था, वो जो थोड़ी सी यूके और पाकिस्तान की क्रॉस के बीच में प्रीमियर यहाँ हुआ था उसका। एक्चुअली यूके मूवी थी इन टर्म्स ऑफ एंटिटी एंड कंपनी एंड स्ट्रक्चर, तो लिहाजा आई लाइक द स्टोरी एंड तो यू नो आई वांटेड। नॉर्मली जब प्रोड्यूसर होता है ना, कहता है कि अच्छा इसमें मेरा कुछ यार इसको यूज जरा कर दो। डिड यू हैड एनी से इन दैट? और नहीं यार, वो आसिम बड़ा फारिग डायरेक्टर था, उसने मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं करने दिया जो मैं चाहता था। हाय हाय, उसने फिर वो सब कुछ दूसरी फिल्म में कर दिया जिसका हम नाम नहीं लेंगे। ऑलराइट, बोर्न इन यूके एंड आपका ताल्लुक जो है पीछे फैमिली का वो कहाँ से है? अटक से। अटक से हम तो सारे। अटक तो इज वेरी एस्टैब्लिशमेंट एरिया। काफी जवान है हमारे वहाँ। एक्चुअली वो सारी बेल्ट, जेलम, अटक, टेक्सला, सारा वो जो चकवाल, सारा बेल्ट एक्चुअली जो है वो यूजुअली आपकी जो फौजी होते हैं, रिक्रूट्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो हमारे एरिया से सारे जाते हैं। Your father was very good friends with Zia Sahab also back in the day. Ziaul Haq? Yeah. No. Totally, Ziaul Haq and them were totally opposite. My father, मेरी फैमिली, मेरे ताया वो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के साथ करीब थे, और इनफैक्ट ज़ियाउल हक ने तो हम पे उस वक्त भी पता नहीं कौन से केसेस और हर चीज़ चलते आ रहे थे जी। जब वो गवर्नमेंट जब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब शहीद हुए थे, तो उसके बाद जो भी आसपास के जो लोग थे, हम बाहर थे ज़्यादातर, जो उनमें जो केसेस लगाए थे उसमें तो एक तरह कहते हैं मतलब सो यू वर बोर्न इनटू दिस। एट द एंड ऑफ द डे लोग कहते हैं कि यार मैं बड़ा होके ये बनना है, बड़ा होके वो बनना है। बीइंग बोर्न इन द यूके, हाउ वाज योर अपब्रिंगिंग लाइक? वाज इट
very much around politicians? Was it very much you were kept away from that? या मतलब कहाँ आपका exposure कहाँ हुआ था? मेरे वालिद यहाँ एक्चुअली कुछ 50 साल से ज़्यादा भी थे. मैं, मेरी बहनें सब यहाँ की पैदाश हैं. लेकिन ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह माई फैमिली हैड डन वेल. ताया, मेरे वालिद, तो जो भी एम्बेसडर्स पाकिस्तान में जो भी लोग आते थे, विज़िट करते थे, घर पे काफ़ी आते थे. लेकिन उसमें मुझे पॉलिटिक्स में कोई शौक़ नहीं था, ना मेरे वालिद साहब ने मुझे पॉलिटिक्स में लेके गए थे. मेरे वालिद साहब के जो बड़े भाई हैं, मेरे ताया जो हैं, वो हमेशा पॉलिटिक्स में थे. वो कोई 5-6 दफ़ा MPA बन चुके हैं, अनडिस्प्यूटेड अपोज्ड चेयरमैन थे. मेरे जो फर्स्ट कज़न हैं वो हमारी गवर्नमेंट में, PTI की गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे, MPA भी हैं. इस वक्त भी मेरे ताया MPA भी हैं, क्योंकि मेरे कज़न को लड़ने नहीं दिया था यार बुखारी को, तो मेरे ताया ने उनकी सीट ली थी. तो हमेशा पॉलिटिक्स थी, लेकिन वो एक भाई कर रहे थे, एक भाई बाहर. But you were never into it. I was never into it. I never wanted to be into it. और बनना क्या चाहते थे? मतलब मैं बिजनेस में खुश था. मैं यहीं था, मैंने अपना बिजनेस किया, तो मैं बिजनेस में खुश था. फिर मैं हल्का सा यहाँ ब्रिटिश पॉलिटिक्स में जा रहा था, या टच कर रहा था इन दैट सेंस. लेकिन फिर 2008 में फिर मुझे खान साहब टकरा गए. वो अभी हम जाते हैं, अभी उससे पहले आते हैं. वो तो आपका पूरा चैप्टर है. खान साहब से आपकी 2008 में पहली दफ़ा मुलाकात हुई? नहीं, उनसे पहले होती रहती थी. अच्छा. और 2008 में मेरी फैमिली और कई और अटक की आसपास और आसपास के इलाकों की फैमिलीज जो इंडिपेंडेंट थी लेकिन जो तगड़ी थी, उनने खान साहब को PTI को ज्वाइन किया था अनकंडीशनली. तो उसमें हमारी फैमिली आवर से सबसे आगे थी. तो जब वो उनने ज्वाइन किया तो उसके कोई 2-3 महीने बाद, बल्कि उसके लिए मैंने पाकिस्तान में गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पीछे आई थिंक बैठा. तो फिर उसके बाद खान साहब यहाँ आए थे लंदन. तो एक कॉमन दोस्त था हमारा, उनने मुझे कॉल की कि यहाँ हम खाने पे जा रहे हैं, तो आ जाओ ज़रा में. जी. अच्छा. तो फिर वहाँ से फिर हमारी कैसे कह सकते हैं एक दोस्ती शुरू हुई. बट इट वाज ओनली फ्रेंडशिप एट द टाइम. ओके. देखिए, what I do want to understand is कि how come a British born exposed to मतलब पाकिस्तान आपका exposure उस तरह मतलब नहीं था कि जिस तरह आपकी फैमिली का मेन चंक रहा है पॉलिटिक्स के अंदर. Yet you were placed in a very powerful मतलब position with very little कह लें कि government experience. How does that happen? I think I was placed in that position because of my little government experience. इसका मतलब ये है कि जब आपके पास गवर्नमेंट एक्सपीरियंस होता है या आप एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन होते हैं, तो आप अपनी मिनिस्ट्री भी एक बड़ी ट्रेडिशनल तरीके से इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ या पाकिस्तान आप देखते हैं कि एडवाइज़र्स के रोल में आते हैं जो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हों, जिनको एक्सिक्यूशन आती हो, जो चीज़ों को रन कर सकें. और आई विल से कि फ़ख्र से कि आई थिंक मेरी जो मिनिस्ट्री थी, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट. उसमें से कई हमारे मिनिस्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इट वाज वेल परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री. और वो जो ट्रांजिशन था वो कुछ आप देख लें कुछ 10 साल का था. पॉलिटिक्स में ना होना, ना इन्वॉल्व होना कोई 5-6 साल, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैक रूम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, जो भी मीटिंग्स थी, जलसे थे, इन्वॉल्वमेंट थी पाकिस्तान में. फिर आई फाउंड माई सेल्फ कि मैं साल में कोई 6 से 8 महीने पाकिस्तान में गुजार रहा था टुवर्ड्स द एंड. और फिर वैसे आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता गया. Just to get this clear, you gave up your British passport? जी, but after our government fell, not before. क्यों? Because जब गवर्नमेंट गिरी थी तो एक अनसर्टेनिटी लोगों में होती है कि जी अब क्या हो गया, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, हुकूमत गिर गई है, खान साहब ख़त्म हो गए हैं, ये भाग जाएगा, ये यहाँ रहेगा ये नहीं, ये वापस अपने लंदन लाइफस्टाइल में चला जाएगा. तो टिक 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 जी, ये सारे टिक कर दिए आपने. जी, तो वो सारी चीज़ें उस सर्टेनिटी को देने के लिए आई गेव अप माई पासपोर्ट. Just to prove it to them? नहीं, और दूसरी चीज़ ये थी कि आई एम इन पॉलिटिक्स फॉर लाइफ नाउ, चाहे जो भी. But do you think it's worth it? That only the end will tell. अभी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, पासपोर्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, एंड स्पेशली मतलब कुछ लोग तो एक्वायर करते हैं. ठीक है, आई एक्वायर्ड इट, बट यू वर बोर्न विद इट. Sure. So वो एक your true identity is from here, and to give that up, what was the main force behind that? देखें, जब आपको हमेशा फैसला करना होता है कि आपने क्या करना है, आप आप
हर तरफ नहीं खेल सकते। तो या मैंने पॉलिटिक्स करनी थी एज अ प्रोफेशन एंड सीरियसली फॉर लाइफ, या मैंने नहीं करनी थी। मुझे उनमें से नहीं बनना था जो आके एक रोल लेके 3-4 साल 5 साल और बस चले जाएं एंड दैट्स इट, और उनकी सीवी पे एक टिक आ गया कि जी ही इज हेल्ड अ मिनिस्टरियल रोल या जो भी। आई एम इन पॉलिटिक्स फॉर गुड, आई एम 43, आई हैव अनदर 20-30 years in politics ahead of me। अल्लाह खैर। तो वो मेरे एक विजन है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई कंट्री एज मच एज आई नो इट साउंड्स क्लीशे और सब कहते हैं, लेकिन आई थिंक टू अ लार्ज डिग्री मैंने प्रूव भी किया है। तो इस स्ट्रगल का हिस्सा होने के लिए आपको यू हैव टू गिव अप सम सैक्रिफाइसेस। मैं अगर ठीक है लॉजिक वुड हैव सेड कि यार आप ना गिव अप करते जब इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस किसी वक्त भी हो सकते थे उसमें। कभी ये था कि 2 महीने में इलेक्शंस कॉल हो जाएंगे, इंटरिम गवर्नमेंट सिर्फ 3 महीने के लिए लास्ट कर सकती है, वो 6-8 महीने के लिए केपी में 10-12 महीने के लिए चली गई। तो ये सारे गेस वर्क था। तो उस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए कि नहीं मैं यहीं हूँ, मैं पूरा वक्त पाकिस्तान में था। वो तो जब मैं बाहर आया तो उसके कुछ 10-12 दिन बाद 9 मई हो गया, और उसमें जाहिर बात है मेरे पे केसेस हो गए और हर चीज़ हो गया कि मैं अभी एयरपोर्ट से बाहर निकल नहीं सकता अगर मैं पाकिस्तान पहुँचूँ। और कई केसों में मैं खान साहब के साथ हूँ। तो इस वक्त जो हालात हैं आपको पता है कि किस तरीके से अप्रूवर्स बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से। आपकी पार्टी को तो हर तरह से उन्होंने डिनाई कर दिया हुआ है, मतलब यू गाइस आर इवन टच। जी, तो आई डोंट, तो वापस जाना, अगर मैं हीरो बनूं और एयरपोर्ट पे जाके अगवाई हो जाऊँ, अबडक्ट ही होऊंगा, तो उसके बाद जो निकलेगा, अगर कुछ खान साहब के केसेस को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान पड़े तो वो समझदारी नहीं है। तो खान साहब ने फिर मुझे कॉल की 9 मई के बाद कि तुमने हरगिज़ वापस नहीं आना और तुमने इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल फ्रंट पे एक लड़ना। हाँ, बट यू बीन वेरी क्वाइट ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, जहाँ आपकी पार्टी के ऊपर, अगर आप लेट्स टॉक अबाउट द वाइट एलिफेंट इन द रूम, जहाँ आपकी अपनी पार्टी इज रनिंग अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन राइट नाउ। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट इट्स chaotic right now. Sure. Where do you see yourself? Because आपके कोई 3-4 महीने से कोई इतने स्टेटसेस भी नहीं आ रहे थे. You weren't keeping yourself in the media also. पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो नज़र आ रहा है कि जी इंटरनल डिवाइड हो रहा है, इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है, पीपल आर अगेंस्ट ईच अदर. Why isn't PTI acting like a true democratic party? कि आप लोगों का अगर एक लीडर हट गया है तो वो इतनी सॉलिड होनी चाहिए थी कि इट कैन फंक्शन ऑन इट्स ओन. मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से ये बड़ा है कि होता है कि जी नवाज शरीफ को हटा दें तो वो मतलब पार्टी कोलैप्स कर जाती है, जरदारी साहब को हटा दें वो पार्टी कोलैप्स कर जाती है, खान साहब को हटा दें तो PTI कोलैप्स कर जाती है. व्हाई इज इट ऑलवेज ड्रिवन ऑन वन मैन? देखिए इसके दो पहलू हैं. पहली चीज़ तो ये कि आई डोंट थिंक आई एम क्वाइट, आई थिंक आई एम वन ऑफ द मोस्ट वोकल. आई डोंट थिंक कि मेरे से ज़्यादा कोई है मेरे कॉलेग, सारी बात है, लेकिन जो गंडापुर चाहे हुए जो उन्होंने लाइमलाइट ली, नहीं लेकिन वो तो चीफ मिनिस्टर है ना और पाकिस्तान के अंदर हैं, तो जारी बात है वो लाइमलाइट उनको लेनी चाहिए. CM है, बाहर बैठे हुए मैं कितनी लाइमलाइट, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल मीडिया का इंटरव्यू हो, कोई भी स्टेटमेंट हो, सारे UN का केस जो खान साहब ने जीता है, आप यहाँ के लॉर्डशिप, यहाँ के इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो मीटिंग्स हुई हैं जो बहुत दर्द हुआ था वहाँ, ये सारी चीज़ें तो थी. तो लेकिन दैट इज़ वो मेरा रोल है. दूसरी चीज़ ये कि आप मुझे पाकिस्तानी मीडिया पे आने नहीं देते, मेरे पे बैन है. जो भी चैनल मुझे लेता है, तो आपकी पूरी पार्टी के ऊपर बैन नहीं, मेरे पे तो ख़ास तौर पे जो भी आखिरी लेटर जो पेमरा का था, ना होप आप एयर कर सकते हैं, उसको मैं आपको भेज दूंगा. उसमें सबका लिखा हुआ था कि जो अब्सकॉन्डर्स हैं वो बैन है, और आखिर में ख़ास लिखा होता है स्पेशली हैं. ठीक है, तो मेरे पे तो ख़ास दर्द है, तो इसलिए मुझे पाकिस्तानी मीडिया पे आने नहीं देते. तो जाहिर बात है जो पाकिस्तानी मीडिया देखते हैं वो समझेंगे कि शायद गुम है, लेकिन मेरी वीलॉग्स, मेरे इंटरव्यूज़, मेरे ट्वीट्स, मेरे जो अल्टरनेटिव इंटरव्यूज़ हैं बाहर के, they're in the hundreds from CNN to BBC to everything. बट पाकिस्तान के अंदर आपका नहीं है इतना आ रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ आके थोड़ा सा आपका मैंने देखा कि अभी वो जो चांसलर वाला हुआ था, लेट्स टॉक अबाउट दैट, खान साहब को उन्होंने निकाल दिया चांसलरशिप से जी, एंड यू डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो. आर यू अपीलिंग दैट? देखिए देयर इज नो कोई एज सच लॉ नहीं है अपील का, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन समथिंग इन द बैकग्राउंड. तो मैं वो भी इस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं. अगले 48 आवर्स में इंशाल्लाह वाज़े हो जाए. who knows a guy. हाँ नहीं, 48 आवर्स में एक वाज़े हो जाएगा, और एक बड़ी
मैं अहम चीज़ डिस्क्लोज भी करूँगा इंशाल्लाह कि कहाँ से फंडिंग आई है खान साहब को रोकने के लिए, कहाँ से। बाय टाइम ये चलेगा आपने डिस्क्लोज कर दिया होगा वो सारे। अच्छा, तो फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अभी उस पर कई जो गेमें खेली गई थी, लेकिन बेसिकली उस पोलिटिकल प्रेशर, आई थिंक ऑक्सफोर्ड गेव इन टू पोलिटिकल प्रेशर। उसमें लीगल कोई वजूहत नहीं है कि आप खान साहब को रोक सकते हैं टू बिकम इट। तो इट्स व्हाट दे हैव डन इज एब्सोल्युटली गिवन इनटू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज गिवन इनटू पोलिटिकल प्रेशर, जो अभी एक लॉर्ड डैनियल ने ट्वीट भी और आर्टिकल भी लिखा। Where everybody knows the circumstances right now where Pakistan is standing. Before I ask the next question, do you believe in democracy? Yeah, I do believe in democracy. And do you think that democracy exists in Pakistan on any level? इस वक्त नहीं, नहीं किसी वक्त भी। आप मुझे कोई ऐसा टाइम बताएं कि हाँ यार उस टाइम पे डेमोक्रेसी थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो जनरल मुशर्रफ साहब के बाद जो इलेक्शन हुआ था, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी, आई थिंक वो जो इलेक्शन था वो एक जेन्युइन इलेक्शन था। मैं उस वक्त पाकिस्तान में भी था एंड आई फेल्ट कि वो एक जेन्युइन इलेक्शन था। देखें, और उसके बाद भी जो इलेक्शंस हुए हैं बारिंग ये वाला, ठीक है, उसमें कई फॉल्ट्स हो सकते हैं कि कई 10 हल्के 15 हल्के जो भी, लेकिन इस स्केल पे मैस रिगिंग कभी भी नहीं हुई। और ये फैक्ट है, मतलब आप फॉर्म 45 फॉर्म 47 के कैलकुलेशंस निकाल के करें तो इस मैस स्केल पे रिगिंग नहीं होती। अब क्या होता है कि इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पॉपुलैरिटी ऊपर आ रही है और वो अगली पीएम बनेंगी, तो वो उनको फेवर करते हुए चीज़ों, उनके माहौल उनके फेवर में डाल के, क्योंकि उनको पता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वो हैं और उनके साथ काम करना, तो एक नेचुरल शिफ्ट आ जाता है। इंडिपेंडेंस 20-30 उतार के या 10 उतार के वहाँ दे देते हैं, क्योंकि वो नेचुरल इलेक्शन वो वैसे ही जीतने वाली है या वाइस वर्सा। तो उस लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट खेलती है। लेकिन इस वक्त जो ये इलेक्शन हुआ था फरवरी का, ये मतलब किसी मार्शल लॉ और इतना रिग्ड इलेक्शन, आप कोई भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट निकाल के देख लें, ऐसा कभी भी नहीं। नवाज शरीफ अपनी सीट हारा है। आई नो वैसे, मगर बात तो फिर वही है ना, आपको भी वही लेके आए थे। नहीं, देखें, वो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ना हमें लेके आए थे पहले, ना मैं कह रहा हूँ कि किसी और को लेके आए थे। जो भी आ रहा था वो वैसे ही अपने जोर पे आ रहा था। और जहाँ हम आ रहे थे, हमें लेके आए थे, मैं हमेशा लोग ये कहते हैं, मैं उनसे पूछता, हमारी कोई 40 सीट्स वो अंडर 5000 वोट्स, 5000 वोट से कम हमारी 2018 की 40 सीटें थी। अगर रेग ही करना था तो 5000 का वोट का फर्क आप रेग करके हमें 40 सीट और देते तो हमारी पास सिंपल मेजॉरिटी आ जाती पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, वी ऑल नो दैट जो हुआ। तो मेरे 2-3 दोस्त हैं सिंध में जो इलेक्शन हार चुके थे एमएनए के, जी, और उन्होंने मुझे कॉल करके बता दिया था कि वो हार गए हैं यार। अच्छा, तो तुम्हारा दोस्त आ रहा है, तुम्हारा लीडर आ रहा है, सुबह उठ के वो एमएनए बने हुए थे। तो हमें जहाँ फैसिलिटेट किया गया था, क्योंकि हम वैसे ही जीत रहे थे इलेक्शन, और फैसिलिटेट क्या करना था कि जो इंडिपेंडेंस से साउथ पंजाब के ये वो, लेकिन वो वैसे ही किसके साथ जाते हैं, वेव के साथ। वेव किसके साथ थी, पीटीआई के साथ। उससे पहले किसके साथ थी, नून के साथ। उसके पहले किसके साथ थी, पीपीपी के साथ। वो वैसे ही वहीं जाते हैं जहां वेव वैसे ही जा रही है। तो ये कहना कि इमरान खान को उठा के पूरे इलेक्शन रिग करके उसको लगाना, दैट्स बुलशिट, दैट्स अ कंप्लीट बुलशिट। then that means the person doesn't know his politics. You're very vocal about how incompetent the whole thing went, and किस तरह आपकी पार्टी के अंदर भी एक डिवाइड है, उस तरह एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी एक डिवाइड है, उस तरह पीएमएलएन के अंदर भी एक डिवाइड है। If all of these things are divided, what is going to be the most common thing, or what is going to be that factor, if that exists, कि भाई पाकिस्तान को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा? बिकॉज देखें, पाकिस्तान आर्मी के बगैर नहीं रह सकता। True. Our military, our armed forces is a very well, and I think one of the oldest department जो कि एक पूरी यूनिट की तरह काम करता है। And we need our army as much as the army needs us. Absolutely. What is going to be that common ground? Because right now things have gone haywire. देखें, the common ground यही होगा कि इमरान खान या पीटीआई से इससे ज़्यादा कोई नहीं मानता कि
आर्मी हमारा फ़ख्र है, जैसे आप कह रहे हैं जिस नेबरहुड में हम रहते हैं, आर्मी इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डिफेंस। एंड हम एक यूके या अमेरिका या एक वेस्ट लेंस के साथ पाकिस्तान को जज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन। ठीक है, तो उसमें रोल आर्मी का बहुत ज़्यादा है। और पिछले 70 सालों में क्योंकि पॉलिटिशियंस ने कितनी दफ़ा बार बार फेल किए, तो जब आप फेल करते हैं आप स्पेस देते हैं, और वो स्पेस फिर इस्टेब्लिशमेंट ने उठाते गए। ठीक है, हाँ, बिकॉज उनको भी लगा कि भाई ये हमारे पॉलिटिशियंस, ठीक है, वो उनकी रीजनिंग थी कि ये पॉलिटिशियंस फेल हैं, करप्ट हैं, ये कर रहे हैं। वो स्पेस गेन करते they have become the biggest landowners, they are Fauji fertilizer, they are Fauji cereal, they are everything, right? So they occupy a massive percentage of your private sector. If I'm not mistaken, close to about 40%, ठीक, of your private sector. तो जब भी आप पॉलिसी मैटर्स कैबिनेट में भी कर रहे हो, आपने देखना होता है कि अगर आपका सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप फौज के पास है, तो आप ऑब्वियसली उनसे थोड़ी सी पॉलिसी तो लेंगे, they're the main players in it, that happens. So they have a certain level of control in that. लेकिन जहाँ तक पॉलिटिक्स में आती है बात, आपको ये असेस करना है कि फौज ने हमें पॉलिटिक्स को भी, पॉलिटिकल स्फेयर को भी साथ लेके चलना है, और हमने फौज को भी साथ लेके चलना है। एंड जो इमरान खान साहब जो बात करते थे कि सेम पेज, वो बहुत ज़रूरी है। ये लोग कहते आपने आर्मी के साथ, जी आप आर्मी के साथ इतने अच्छे थे, हमारी आर्मी है यार, ऑफ कोर्स हम उनके साथ अच्छे होंगे, भारत की आर्मी तो है नहीं। हाँ, मगर देखिए ना, मतलब जिस तरह खास आपको फेवरेट करके लाया गया और वो लाडले के टर्म यूज़ की गई और बहुत सी चीज़ें हुई, खान साहब हैज़ अनडाउटेडली बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्सेस जिन्होंने इस्लामिक फोर्सेस, मतलब इस्लामिक लीडर्स में उनका नंबर 1 नाम आता है। और ये जो मॉडर्न हमारा वेस्टर्न एजेंडा है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत आवाज़ भी उठाई है। नाउ यू बीइंग अ ब्रिटिश बॉर्न एंड हैविंग अ लॉट ऑफ स्टेक्स इन द कह लें कि विद द ब्रिटिश स्टेक होल्डर्स, और जब वो इस तरह एंटी बात करते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं उस ग्राउंड्स के ऊपर? I don't have any stakes in the UK. एक मेरा स्टेक था, वो मेरा पासपोर्ट था, और वो अब है नहीं. But you have a lot of properties over here. हाँ, but there's law over here. Just because मैं अगर कोई UK के खिलाफ बोलूँ तो वो मेरी प्रॉपर्टीज जब्त नहीं कर सकते. ये पाकिस्तान तो नहीं है. तो मेरी जो प्रॉपर्टीज थी वो मेरे पॉलिटिक्स में आने से पहले थी. आपने डिक्लेयर की हुई थी? सारी डिक्लेयर की थी मैंने. कोई मेरे प्रॉपर्टी में, एक प्रॉपर्टी में कोई पॉलिटिक्स में आके इजाफा नहीं हुआ, बेची और डिडक्ट ज़रूर हुई हैं. अच्छा. तो द डिफरेंस इज कि जो पॉलिटिक्स में जाके ज़्यादा अमीर हो जाता है उसका लाइफस्टाइल चेंज होता है, या जो पॉलिटिक्स में जाके गरीब ही होता जाता है. तो यू कैन असेस अ पर्सन बाय दैट बेंचमार्क. दूसरी चीज़ ये कि खान साहब कभी भी एंटी वेस्ट नहीं थे. ये गलत फ्रेजिंग है खान साहब की. खान साहब और हमारी एज अ PTI हमारी एक लेवल प्लेइंग फील्ड थी, जो हमेशा मैं स्टैंड जिस चीज़ पे करता हूँ कि हमारी एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, चाहे हमारी अपनी फौज हो. कि जो आप बात करते कि डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ये आता है कि बीइंग ऑन द सेम पेज मींस कि ये नहीं कि आप पूरा पेज आप खुद ही लिखें और हम खाली ऐसे करके पेज टर्न आप क्लिक करते रहे. राइट, वी हैव टू राइट अ सर्टेन अमाउंट आवरसेल्फ. इस वक्त मैं पता नहीं आप एयर करेंगे या नहीं, लेकिन इस वक्त जो मार्शल लॉ है, और मैं आपको बताऊं इस वक्त ना शहबाज शरीफ की कोई हैसियत है, ना CM की कोई है, ना किसी और पार्टी के लीडर की है. वो ना अपना AC, ना DC, ना किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं. yes, हर चीज़ जो हो रही है वो सब के सब पिंडी से हो रही है. तो दिस इज अ अनडिक्लेयर्ड मार्शल. देखें, जैसे आपने मुझसे पूछा कि डू यू बिलीव इन डेमोक्रेसी, देयर आर सर्टेन लेवल्स एंड डिग्रीज एंड वेज ऑफ डेमोक्रेसी. एंग्लो सैक्सन ऑल द वे डाउन, कंट्रोल डेमोक्रेसी, फलाना सऊदी में अभी प्राइम मिनिस्टरशिप आ गई है, ईरान में एक अलहदा है, बाकी मुल्कों में एक अलहदा है. Everyone has a different level and different association with democracy. The same exact way martial laws पिछले 70 सालों में चेंज होते जा रहे हैं. तो अगर आप इस वक्त को 10 साल बाद आप देखेंगे कि ये भी एक मार्शल लॉ था, इस वक्त आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि आप आदि हैं या सुना हुआ है आपने ज़िया के टाइम के मार्शल लॉ के या मुशर्रफ साहब के टाइम के मार्शल लॉ पे. 10 साल बाद इसको आप ये देखेंगे कि ये भी एक मार्शल लॉ था. क्वेश्चन, जब हिस्ट्री आपकी है कि डेमोक्रेसी फेल हो रही है आपकी, तो डू यू थिंक मार्शल लॉ इज सच अ बैड ऑप्शन? मार्शल लॉ होना नहीं चाहिए? देखें,
अगर आप एनालाइज करें और आप बोलें कि मार्शल लॉ ने सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा ही दिया है, तो ले आए मार्शल लॉ। लेकिन क्या जनरल ज़िया के टाइम ने पाकिस्तान को बर्बाद किया था या फ़ायदा दिया था? आपने अपने पूरे सोशल फैब्रिक को आप 50 साल पीछे ले गए थे। मुशर्रफ साहब के सिवाय उनके पहले 3 साल, राइट, और पहले 3 साल क्यों अच्छे थे? क्योंकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी था उस वक्त, हम भी चलते थे, हाँ जनरल मुशर्रफ ग्रेट लीडर, ये वो प्राउड पाकिस्तानी, हम ये समझते थे क्योंकि हम ये समझते थे कि पाकिस्तान खुल रहा है, बेहतर हो रहा है। उसकी विंडो 2-3 साल थी। और क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ उतना ही नाअहल एक पॉलिटिशियन था। तो उसका कंपैरिजन मुशर्रफ लुक लाइक ए जीनियस, लेकिन और ओनली लास्टेड 2-3 years। उसके बाद मुशर्रफ साहब भी पॉलिटिशियन बन गए और वो भी फारग हो गए। और उनका फ़ायदा ये था कि उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे अमेरिका से फॉर द वॉर। तो इकोनॉमी और हर चीज़ उससे एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बन गई थी, लेकिन वो लिंक थी और पैग थी टू द डॉलर। अगर वो डॉलर रुक जाते तो इकोनॉमी खुद तो कुछ नहीं कर रही थी। तो जहाँ डॉलर की बात करते हैं, आप लोगों ने भी आप लोगों के 2018 से लेकर आई थिंक 2022 तक के टेन्योर के अंदर आप लोगों की भी इन्फ्लेशन हुई थी। आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया था। IMF वाला जो देखें, आई एम बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट राइट नाउ बिकॉज आई एज मच एज आई एम एंटी एवरीथिंग नाउ, I still believe in my country and I believe that we are solely responsible for where we are right now. So I want to understand कि उस टाइम पे जब आप लोग in power थे, nobody, not even one politician जिसके ऊपर केसेस बने थे, कोई भी किसी को भी अकाउंटेबल ठहराया गया। आपकी गवर्नमेंट के अंदर भी हुआ, आधे लोगों को तोड़ा गया, आधे लोगों को अपने अंदर से ही आप लोग की ड्राइवरी, आपका रिंग रोड वाला जो केस हुआ था नो दैट, उसके अंदर भी आपके साथ काफ़ी चीज़ें। सो मैं ये अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि अगर इतना कुछ हो रहा है आपके अपने घर के अंदर, सो isn't it a bit hypocritical कि आप अगलों को भी वही इशारा करें? मतलब you don't have your own house in order right now. राइट नाउ हमारा हाउस इज टोटली इन ऑर्डर। आपने पहले भी अर्ज किया था अबाउट इन फाइटिंग, हमारी कोई सच इन फाइटिंग नहीं है। ये एक सर आपके अपने बंदे तोड़ के चले गए हैं। कौन से चले गए सर? लेट्स टॉक अबाउट द अलीम खान era, let's talk about जहांगीर तरीन era. Sure. These were your true allies back then. Okay. And what happened? They weren't our allies, ये हमारे पार्टी के मेंबर, सीनियर लीडरशिप थी हमारी। तो what happened? देखें, अलीम खान साहब या जहांगीर साहब अगर खान साहब को छोड़ के या PTI को छोड़ के उनके साथ नहीं एग्री करते थे फॉर व्हाटएवर रीजंस, तो वो उनकी एक पर्सनल फ्रीडम है। मैं कोई लागू नहीं हूँ कि मैं खान साहब के साथ, अगर मैं समझूं कि खान साहब मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ खड़े हुए हैं या कोई गलत चीज़ करें जो मेरे प्रिंसिपल्स या मेरे दीन या मेरे एक स्टैंडिंग के खिलाफ हैं, तो आई एम नॉट टाइड टू द हिप या कोई पॉलिटिशियन उसको छोड़ने के कोई भी उसके पास राइट है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स। अब उनने सही छोड़ा, गलत छोड़ा, क्या वजूहात से छोड़ा, दैट्स इंटरनल पॉलिटिक्स। लेकिन उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बुज़दार साहब, do you agree with बुज़दार साहब? No, Bazaar was a terrible choice. लेकिन I said it even at the time जब हम गवर्नमेंट में थे कि Bazaar is a terrible choice. But then all of you went ahead with it. नहीं, हम क्या करें अपनी पार्टी के साथ रिवॉल्व कर। देखें, we are a disciplined party. मैं अपनी चीज़ें एयर कर सकता हूँ कि आई डोंट थिंक बुज़दार साहब इज़ अ गुड चॉइस, कि वो एक CM के लिए फिट नहीं है जो भी। लेकिन उसके बाद द लीडर इज़ द लीडर एंड ही सेज नो, इसकी कोई वजूहत है, मुझे उसको यही चाहिए, तो वी विल फॉलो। अगर फॉर एग्जांपल अभी अली अमीन साहब है चीफ मिनिस्टर, ठीक है, वो दोस्त हैं, भाई हैं, खान साहब ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है। जो आप कह रहे हैं कि पार्टी डिसिप्लिन नहीं है, हम कई चीज़ों से डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन वो उसी जगह पे है। हम अगर अपनी मीटिंग करें और हम एक दूसरे को माँ बहन की गालियां भी दें, वो दो भाइयों का मसला है, वो हमारा मसला है एज अ फैमिली, एज अ पार्टी। दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर पार्टी। और इसमें हम में और दूसरों में बहुत फ़र्क है कि हम हर लेवल पे, खान साहब तक भी, कैबिनेट के अंदर तक भी, जो 6-6, 8-8 घंटे चलती थी, हम अपने इज़हार राय कर सकते थे। खान साहब कुछ कहते थे, मैं अपना हाथ आराम से खड़े होकर कह सकता था कि मियाँ साहब को ना छोड़े जेल से, उसको अंदर ही रखे। पूरी कैबिनेट ने डिसएग्री किया था और मैंने आई थिंक फैसल वार्डर ने अपना हाथ खड़ा किया था और दोनों ने बोला था कि इसको ना जाने दें। राइट? डिसएग्रीमेंट थी हमारी पार्टी में और स्पेशली खान साहब में। वो पेशेंस हैं कि वो उस चीज़ को समझ सके। लेकिन
जो फैसला खान साहब ने कर लिया, देन वी ऑल फॉलो इन। Where do you see the next 3 months? Not a year. इस वक्त तो हम बॉल बाय बॉल खेल रहे हैं, लेकिन देखें, आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान, आई जेन्युइनली बिलीव दिस, कि पाकिस्तान एक बहुत ही एक नाजुक मोड़, ना करें नाजुक मोड़ जो है ना, ये मोड़ के ले लिया हमने। हाँ जितना नाजुक मोड़ था ना, ये वाकई हमारे साथ कुछ हो गया हुआ है। ये वर्ड ही ना इस्तेमाल करें, हमें पता है सर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, बट डू यू सी एनी, बिकॉज जिस तरह अभी ये देख रहे हैं जो आइन में तरमीम करने की कोशिश हो रही है, जो कि हो जाएगी, इंश्योर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, अभी 8 जजेस ने अभी 2-3 घंटे पहले खड़े हो गए हैं कि आप ECB का चेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का जो कोशिश कर रहे हैं हमारी रिजर्व सीट, हमें सारी रिजर्व सीट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। हम अगर देखें ना, अब हम लोग एक ऐसे, लेकिन पाकिस्तान में लोग खड़े भी हो चुके हैं, ये याद रखें कि ये जो मैं नाजुक मोड़, ठीक है, एग्री इज क्लीशे, लेकिन जेन्युइनली मैं बिलीव करता हूँ कि इस जुल्म के बाद बेहतरी ही आएगी। ये बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान एक दफ़ा इस चीज़ को फेस करे। हम इसको फेस इस लेवल तक और इस हद तक जहाँ बच्चे, औरतें, कोई भी सेफ नहीं है पाकिस्तान में। पिछले दिनों जैन कुरैशी की बीवी को उठा लिया था। मतलब है कि हम किस घटिया, हम पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में हमारी कल्चरल और तहजीब थी किसी हद तक, और बल्कि काफ़ी हद तक। That's way out of the window. और अब हम चले गए कि आप बच्चों को उठा रहे हैं। अभी डॉक्टर जरका है, जो भी वो सेनेटर है, वो छोड़ के हमें चले जाएं, लेकिन जो मुझे रिपोर्टें मिली हैं, उनके डिसेबल्ड बच्चा है और उस बच्चे को अगवा कर लिया गया था। मतलब हम किसी हद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे में वो तहजीब, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये होना ज़रूरी था टू एंड अप गेटिंग थ्रू इट। इट्स अ टनल, आपको दूसरी साइड से निकलना होगा। अल्लाह करे सर। हाँ से बाहर कब आ रहे? इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि केसेस तो उन पे कोई नहीं है अभी, मतलब उन पे कोई सेंटेंसिंग नहीं हुई अभी। जो वो जेल में है वो तो लिटरली रिमांड के बाद रिमांड पे है, उन पे ना उनकी अहलिया पे कोई भी केस नहीं है एज सच जिस पे सेंटेंसिंग हुई हुई। तो जो जब भी ये इसलिए आप देख रहे हैं कि जुडिशरी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी खान साहब के केसेस, वो तो उनको रिहा कर देंगे फौरन, केसेस ही गिर गए हैं सारे। तो आई थिंक इसलिए ये आगे आने वाले दिन बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन देखें, खान साहब रिहा होते हैं, दूसरों की सियासत ख़त्म हो गई, ठीक है। खान साहब अंदर रहते हुए दूसरों की सियासत चल नहीं रही। एक बंदा जेल में है, एक कैदी जेल में है, और पूरे 2 दिन से कोई सोया नहीं है पाकिस्तान में कि तरमीम होगी, उसको तोड़ो, मौलाना साहब के पास जाओ, ये वो आराम से सुकून से सोया हुआ है। और उसने पूरे मुल्क को, अभी हमें उसने पूरे मुल्क को मतलब कि ऐसे रखा हुआ है, अपने पास रखा। आप लोगों की 2 हफ्ते से उनसे बात नहीं हुई ऑलमोस्ट। उनकी मतलब अफवाहें आई हैं कि जी ही इज अंडर द वेदर, ही इज नॉट फीलिंग गुड, और उनको खाना भी नहीं सही दिया जा रहा एंड ऑल दैट। इसकी वजह से लॉट ऑफ टाइम्स आपकी पार्टी ने आहिस्ता करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करके चाहिए कर लें। अब इतने पे आगे कि उन्होंने कहा था कि जी डॉक्टर भिजवा दे, वो डॉक्टर तक नहीं उन्होंने भिजवाया। सो डोंट यू थिंक कि PTI उस लेवल पे जा रही है कि अच्छा हाँ यार, मतलब एक टाइम होता था कि आप लोगों का वर्ड होता था, आप लोगों का स्टैंड होता था, ऑल दैट। डू यू थिंक दैट थिंग इज गोइंग टू कम बैक इनटू योर पार्टी? या आई थिंक अब इससे काफ़ी हद तक आ भी गया। आई थिंक जो हमने डॉक्टर का बोला था और पेम्स के डॉक्टरों को हम सेटल हो गए थे, मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि वो गलत था। जब तक डॉक्टर आसिम खान साहब का पर्सनल फिजिशियन अंदर ना जाता, हमें नहीं मंजूर करना चाहिए था उस चीज़ को। लेकिन बहरहाल क्योंकि 2 गए थे KNT स्पेशलिस्ट वगैरह, तो उस वक्त समिट भी चल रहा था, तो एक्टिंग चेयरमैन ने समझा कि इसमें बेहतरी है कि एटलीस्ट डॉक्टर चले गए। और दूसरे दिन हमें एक्चुअली बोला भी गया था कि डॉक्टर आसिम को भेजें। वो बाहर 3-4 घंटे खड़े हुए थे अडियाला जेल के, दे डिडंट लेट हिम इन, लेकिन हमें बोला गया था भेजें। तो हमने उस चीज़ के पीछे हमने प्रोटेस्ट ख़त्म किया था। फिर अंदर से जो गंद हुआ, और मतलब कि एक आप कह सकते हैं ब्रोक द एग्रीमेंट, तो इसलिए हमने लिहाजा भी फिर से आज का प्रोटेस्ट कॉल किया है। ओके, चलिए सर, पॉलिटिक्स की तो बहुत बात होगी, आपके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। आप बड़े पार्टी बॉय हैं।
Well, everybody knows that. अच्छा You have a very notorious reputation. नहीं, I mean I'm totally loyal to PTI. ठीक है, वो तो पार्टी तो वो मेरी अच्छा, पार्टी मैं वो पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी और- पार्टी की बात कर रहा हूँ। दूसरा आपको पता होगा जी, आप मैं तो आपके साथ हूँ उस ना, इंडस्ट्री में नहीं, मैं उस इंडस्ट्री में नहीं हूँ सर। मैं आगे जाना चाह रहा हूँ, बट नहीं, योर यूथ, योर कह लें कि आपकी 30s जो है यूके के अंदर बड़ी नोटोरियस रही है, एंड you've been affiliated with a lot of scandals also. You've been affiliated with a lot of high profile people also. Do you enjoy that? मतलब that comes with the territory of being into the limelight, or नहीं, आई थिंक क्योंकि जब मैं यहाँ था आई वाज एट द टाइम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और इन अ वे जिस सोसाइटी में मैं था, आई थिंक ज़ाहिरी बात है, इट वाज हाई प्रोफाइल सोसाइटी, तो उसके साथ ज़ाहिरी बात है कि आपको उसके साथ रूमर्स होंगे। आई मीन कोई उसमें तो नेचुरल चीज़ है कि कोई के रूमर्स होंगे। what was the best rumor that you heard about yourself? I don't know. I think I honestly can't remember. लेकिन ये ज़रूर एक रूमर था जो जब मैं पॉलिटिक्स में चला गया था कि मेरी शादी हो चुकी थी बुश बीवी की बेटी से, अच्छा, ये जो बहुत ही एक वल्गर और घटिया किस्म का रूमर था, क्योंकि उनकी भी शादी हुई थी और हर चीज़, और वो बहुत ही एक ये तो आपके पॉलिटिक्स डेज में आ गए, मैं आपके नॉन पॉलिटिकल डेज की बात कर रहा हूँ। वो सर मैं ऐसे भूल चुका हूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं है मुझे कौन है ये टेक्स्ट कर रही है। मैं एक्चुअली मैं तो यहाँ लंदन में टूरिस्ट आया हुआ हूँ, तो आई हैव नो आइडिया। आप ही मुझे कहीं लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे, मुझे तो एक्चुअली पता नहीं है कि जी बिल्कुल सर, बल्कि इस लाइब्रेरी के बाद हम कहाँ जा सकते हैं। इस लाइब्रेरी के बाद यहाँ सामने एक ह्यूमिडोर लगा हुआ है, विल चेक आउट द सिगार्स। नन्हे मुन्ने हमारे सवाल होते हैं एक्सक्यूज मी वाले। If you want to answer them, you can. If you don't want to answer them, कह सकते हैं बट साहब excuse me. So ready sir? एक चीज जो मैं कभी नहीं करूँगा, खान साहब को छोड़ना है। क्या बात, अच्छा जी, एक वो तो यहाँ भी पॉलिटिक्स ला रहे हैं यार, अपने बारे में बात करें। अच्छा चलें, ठीक है, पासपोर्ट छोड़ दूंगा, खान साहब को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल ओके चलें। एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई करूँ, बंजी जंपिंग। यार ये तो हमारे कुछ ये हम मैंने कभी किया नहीं क्योंकि मुझे हाइट से बहुत खौफ है। चलें ठीक है, मान लिया 90% ऑफ पीपल यही जवाब देते क्या मैंने स्काई डाइविंग करना। कहता यार क्यों शादी से इतने तंग आ गए तुम लोग। अच्छा जी, एक चीज जो मैं अपनी पार्टी में बदलना चाहता हूँ। एक चीज जो मैं अपनी पार्टी में बदलना चाह रहा हूँ, आई थिंक एक दूसरे में ज़्यादा भरोसा वो होना चाहिए जितना इस वक्त नहीं है। हाँ साहब के अलावा मैं अपनी पार्टी में किसको लुकअप करता हूँ? लुकअप टू, आई मीन मेरे सीनियर्स तो बहुत हैं। आई थिंक शाह महमूद कुरैशी साहब इज़ अ ग्रेट फॉरेन मिनिस्टर। आई लुक अप टू हिम, लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। एक अपनी पॉलिटिकल गलती जो मैं दुरुस्त करना चाहूँगा। वो पॉलिटिकल गलती तो नहीं है, लेकिन हाँ पॉलिटिकल कह लें कि यार चलो मेरा ये स्टांस गलत था। यार आई थिंक मैं ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं, लेकिन आई थिंक मैं ज़्यादा वो था स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड आई थिंक अगर कई चीज़ें होती हैं आप अब्जॉर्व कर लेते हैं, ब्लंट, हाँ, और आपको उस वक्त बोलने की ज़रूरत नहीं होती। पॉलिटिक्स यही होती है, पेशेंस, सेइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। वो मेरे में पहले में बहुत कमज़ोरी थी मेरे। ओके, एक पॉलिटिशियन जो मैं पीपीपी से एडमायर करता हूँ। पीपीपी से वेल एतजाज़ एहसन साहब तो नहीं रहे, आई डोंट थिंक एज सच पीपीपी में, लेकिन मैं उनको बहुत लुकअप टू करता हूँ। आई थिंक ही इज़, मैं बड़ा उनको एडमायर करता हूँ। लेकिन मेरे पीपीपी में दोस्त भी हैं, मुर्तज़ा है, आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड टैलेंट एंड वेरी यंग पॉलिटिशियन। दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी वन। एक पॉलिटिशियन पीएमएलएन का जिसको पीटीआई में होना चाहिए। देखिए, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, ऐसे में ये नहीं है। पीएमएलएन में इस वक्त सच पूछे मुझे कोई नजर नहीं आ कोई नहीं नजर आ रहा। चले, लेकिन
मरीम नवाज है तो पीटीआई की ना, आई मीन जो भी चीज़ वो करती है वो पीटीआई को ही फ़ायदा देती है, तो अच्छा, लेकिन वो हमारी वो प्लेयर है जिनको जहाँ उनको वहीं रहना चाहिए। अच्छा, लेकिन जैसे कि खान साहब ने उनको MVP दिया हुआ था कि आवर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स है, जब भी हमारा ग्राफ नीचे जा रहा होता था वो कोई ना कोई आके टीवी पे कोई ऐसी कोई चीज़ कह देती थी कि हमारा ग्राफ फिर से ऊपर चला जाता। सो आई थिंक हाँ, शी इज आवर अंडर डिस्गाइज बेस्ट प्लेयर। ओके। एक आदत खान साहब की जो मैं थोड़ी सी डिसएग्री करता हूँ, यार उनको ये बदलनी चाहिए। खान साहब की जो बदलनी चाहिए, आई थिंक a little gullible. I think he's a little gullible. When it comes to Everything generally, because वो एक साफ इंसान है, तो जो भी आके उनको कुछ बोले वो उनको फेस वैल्यू पे लेते हैं। तो आई थिंक, लेकिन आई थिंक वो उनकी एक आदत ऐसी है, लेकिन आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो हिज स्ट्रेंथ, बिकॉज वही चीज़ उनको एक प्योरनेस देती है। अगर वो ज़्यादा कनाइविंग होते तो फिर वो इमरान खान ना होते। तो आई थिंक उनकी जो एक ट्रेट है, आई थिंक ठीक है, उनको नुकसान भी दिया है, लेकिन नुकसान से ज़्यादा उनको उस चीज़ को इमरान खान को बनाया कि ठीक है मुझे पता है कि ये है, लेकिन अल्लाह ऊपर है, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मेरी नीयत साफ थी। पाकिस्तान को अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? स्टेबिलिटी की। एक चीज़ जो मैं इस्टेब्लिशमेंट की बदलना चाहूँगा, आई थिंक एक्सटेंशंस को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। दो चीज़ें अगर आप इजाज़त दें, चेंज कर दूँ क्वेश्चन। जी आप दो चीज़ें। आई थिंक एक्सटेंशंस शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली आउट इन इट्स एंटायरिटी, और आई थिंक कि जो सिलेक्शन होती है चीफ अवामी स्टाफ की, वो इंडिया की तरह होनी चाहिए या बाकी मुल्कों की तरह होनी चाहिए, जहाँ सीनियरिटी पे जाना चाहिए। तो जो PM होता है, क्योंकि देखें हर 2 साल बाद सबसे बड़ी चीज़ तो पाकिस्तान के अंदर चीफ अवामी स्टाफ के एक्सटेंशन या ना एक्सटेंशन की बात, हर जनरल लॉबिंग कर रहा होता है, हर PM अपनी लॉबिंग कर रहा होता है कि या तुम्हें बनाऊंगा, तुम मेरे साथ रहना, मेरे साथ खड़े रहना, वो ये कर रहा होता है। उस चीज़ को लाइक अ चेस, इट्स लाइक अ चेस गेम, लेकिन इट्स एक्चुअली लाइक एन इलेक्शन। आप देख रहे होते हैं कि 10 गाड़ियाँ यहाँ जा रही होती हैं, 10 जनरल की गाड़ियाँ यहाँ जा रही होती है, कोई और वहाँ जा रहा होता है, वो देखता है ये PM के क्लोज है, इसके पास भी खाना पे बुला लो। ये सारी चीज़ निकालने के लिए द सीनियर मोस्ट जो होना चाहिए जनरल, उसको फ़ौरन चीफ अवामी स्टाफ बनना चाहिए। उसमें आपकी पूरी डिबेट चली जाती है, इट क्रिएट्स बेटर एनवायरनमेंट विद इन द फौज, और पॉलिटिकल लोगों का कोई लेना देना नहीं होता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, आपके साथ नहीं उसकी बनती, टफ लक बनती है, गुड लक। ओके। एक चीज़ जो मैंने पॉलिटिक्स से सीखी, सब्र। आई थिंक अच्छा जी, थिक स्किन, सब्र। एक आदत अपनी जो मुझे सख्त नापसंद है। जो मुझे अपनी सख्त नापसंद है, मैं तो परफेक्ट हूँ यार, समझ नहीं आ रही मैं, मतलब परफेक्शन। आई थिंक आई एम वेरी गलेबल एज वेल। अच्छा जी, ना वाह, माँ सदके हैं हम ही गलेबल यार। चलें, अगर आप मैं बहुत बातों में आ जाता वाह, वाकई में बहुत बातों में आ जाते। किसकी, ये हम बाद में बताएंगे। अच्छा सर, कुछ लोगों के नाम लूँगा, आपने ऑब्वियसली बात है उनको खाने पे लेके जा रहे हैं, तो वो आपकी तरफ बल्कि आ रहे हैं, आपने उनको एक डिश सर्व करनी है, और वो उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होगी, जो भी आपके माइंड में आता है। सबसे पहले मैं नाम लूँगा, तो जो भी आता है आपने उनको वही खिलाना। शेख रशीद साहब। पाए। हाय, क्या बात। बिलावल भुट्टो। सॉसेजेस। उसके क्या वो बच्चे खाते हैं ना आजकल, नगेट्स और सब, इसमें क्या है? जरदारी साहब। जरदारी साहब आई थिंक टू बी ऑनेस्ट उनकी पर्सनैलिटी के साथ जाता है, लाइक दुम्बा या ऐसे कुछ। दुम्बा कढ़ाई, ओके। इमरान खान साहब। उनके साथ मीट, जो भी गोश्त हो, गोश्त। बुज़दार साहब। उनको तो उस वक्त जूते ही खिलाने चाहिए, और नहीं। फैसल वाडा साहब। सुशी। ओह अच्छा जी। अता ताड़क। टूथपेस्ट। बरीम औरंगजेब। दाल। आप दाल कह रहे हैं, चलिए दाल भी अच्छा। अलीम खान साहब। अलीम खान साहब आई डोंट नो, चाय। अच्छा, उनको भी आप चाय, ठीक है जी। एंड ऑफ कोर्स मौलाना साहब। इस वक्त तो मिठाइयाँ और क्या बात है, मिठाइयाँ। और उसके बाद हुमायूं सईद।
हुमायूं सईद साहब को क्या खिलाना चाहिए, मुझे एक्चुअली पता नहीं है उनको क्या पसंद है. एक्चुअली आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम. अच्छा, मैंने उनसे 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है तो उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई एंड आई बिकेम अ फैन आफ्टर दैट. आई थॉट कि व्हाट अ इंस्पिरेशनल ही इज. तो आप इनको कुछ खिलाएंगे नहीं? नहीं चले उनको हम क्या खिलाएंगे, आपको बेहतर पता है, आप शूट कर रहे हैं उनके साथ. हाँ, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ. चले उनको छोड़ें, मैं विषय याद. चाइनीज़. अच्छा, चाइनीज. चले सर, एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, आप एज अ पॉलिटिशियन हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? आई थिंक जैसे कि ज़्यादातर ख़ास तौर पे जो अभी नए जनरेशन के पॉलिटिशियंस हैं, आई थिंक एवरीबडी जस्ट वांट्स टू बी रिमेंबर्ड कि चाहे हम में गलतियाँ हों, कोताहियाँ हों, पॉलिटिक्स में कभी ऊंच नीच होती है, लेकिन यही है कि आप जो भी हम कर रहे हैं जेन्युइनली हर चीज़ सैक्रिफाइस करके पाकिस्तान के लिए कर. एंड आई थिंक हर पॉलिटिशियन यही इस वक्त, जो मेरे एटलीस्ट दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, वो यही चाहते हैं कि दे शुड बी रिमेंबर्ड एज पाकिस्तानी, अ ट्रू पाकिस्तानी. अल्लाह करे सर, अल्लाह करे. मगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के अगले जो हालात जिस तरफ हम जा रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस और IMF का ये जो सारा कुछ हो रहा है, डू यू सी अ वे आउट ऑफ दैट? आई थिंक मेन चीज़ ये होगी कि आप स्टेबिलिटी लें. आप इस किस्म की इंस्टेबिलिटी के साथ आगे इतना नहीं चल सकते, क्योंकि हर किस्म का एनवायरनमेंट कंसिस्टेंसी चाहता है. कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी ब्रिंग्स इन मनी, ब्रिंग्स इन इन्वेस्टमेंट. आप जित बाहर की इन्वेस्टमेंट हो तो वो देखती है कि ये एक सेफ मुल्क है, कंसिस्टेंट है अपनी पॉलिसीज़ के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आई थिंक ये तभी हो सकता है कि इस वक्त जो टेम्परेचर इतना हाई हुआ है, और वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि PTI और इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जाए. आई थिंक अगर आप वो स्टेबिलिटी ले आएँ वापस मुल्क में, एक लेवल प्लेइंग फील्ड ले आएँ, प्रेस द रीसेट बटन जो इस वक्त चीफ अवामी स्टाफ के हाथ में है प्रेस करना, और इलेक्शन जो हैं वो एक रीसेट बटन है. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, रीसेट बटन दबाएं, छोड़ दें. आप देखेंगे अच्छा होगा. नवाज शरीफ जीत जाए, नो प्रॉब्लम. ज़रदारी जीत जाए, नो प्रॉब्लम. इमरान खान जीत जाए, नो प्रॉब्लम. मुल्क को एक प्रोसेस से चलने दें. 5, 10, 15 साल इस प्रोसेस से चलेगा. वोटर को पॉलिसी समझ आएगी, उनको समझ आएगी कि हम किस चीज़ के लिए वोट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए नहीं वोट कर रहे. और फिर आपकी जो पॉलिटिक्स होगी वो अवाम ड्रिवन होगी, पॉलिसी ड्रिवन होगी. लेकिन आपको उसके लिए रीसेट बटन दबाना होगा जो अभी तक दब नहीं रहा, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और फिर पीछे हो जाए. Allah khair kare. I would love to see you back in the country also, and would love to see our country get back on track. Thank you so much for your time. Thank you, brother. And बात वही है कि हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, but I would really love to see us all get along and work for the betterment of our country. आमीन. And इंशाल्लाह. अगली फिल्म में आप हीरो ज़रूर हैं. थैंक यू. भाईजान अपना ख्याल रखें, और अगर हो सके तो नीचे कमेंट भी कीजिएगा. और अगर जुल्फी भाई के पास पासपोर्ट दूसरा आ गया हुआ है, मगर अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस आएँ तो ज़रूर कमेंट करें. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. अल्लाह.